ठीक है। तो अब क्या करने वाले हैं अब हम अपना मॉड्यूल 1 का कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, मॉड्यूल 1 का कोर्स स्टार्ट करने से पहले जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो बेसिक चीज़ है, वो सारा चीज़ हम पहले डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, जिसको लगे कि सर ये हमको आ रहा है तो कोई बात नहीं, थोड़ा कोऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, और थोड़ा वेट कर सकते हैं, कुछ अच्छा चीज़ मिले तो उसको गेन कर लीजिए। ठीक है, तो मॉड्यूल 1 हम क्या करने वाले हैं, इसको एकदम 12th लेवल या 10th लेवल कर सकते हैं, हम वहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। किसी का कुछ भी अगर प्रॉब्लम लग गया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो कवर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी में, तो स्टार्ट इसका जर्नी कहाँ से होता है? इसका स्टार्ट होता है जर्नी सिर्फ एक चार्ज से। ठीक है, एक चार्ज आता है। अब अगर चार्ज रुका हुआ है तो उसके रुके हुए चार्ज के जो स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैट बोलते हैं। बिल्कुल 12 में ये सब किए हुए हैं। अगर वही चार्ज क्या हो जाए, फ्लो करने लग जाए, ठीक है, किसी सर्किट के थ्रू, तो वो हमारा क्या हो जाता है? वो हमारा हो जाता है करंट, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग का यानी कि सारा जो फेनोमेना है वो किससे जुड़ा हुआ है? चार्ज से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, सबसे पहला जो टॉपिक होगा हमारा वो क्या होगा? इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है? ज़्यादा ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है? तो हम सब जानते हैं कि इट इज़ द मोस्ट बेसिक क्वांटिटी इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, जब भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो इससे छोटा कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, चार्ज से ही सारा कहानी स्टार्ट होता है। ठीक है, चार्ज में ही अगर वो स्टैटिक चार्ज है, ठीक है, अगर चार्ज हमारा क्या है? स्टैटिक है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे पूरा का पूरा पढ़ते हैं क्या? इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ते हैं। ये हमारा बनता है पार्ट। ठीक है, नहीं तो हमको बार बार म्यूट करना पड़ेगा या फिर एक बार हम परमानेंट म्यूट कर देंगे। तो परमानेंट म्यूट हम बताए ही पहले कि वो नुकसान हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, तो स्टैटिक चार्ज का जब हम लोग स्टडी करते हैं तो वो होता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैट। और जब यही चार्ज हमारा चलने लगता है, मतलब क्या हो जाता है? मूवमेंट में आ जाता है। तो ये मूवमेंट में जब आता है तभी हमारा जो आता है वो टर्म कौन सा आता है? करंट इलेक्ट्रिसिटी का टर्म। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का टर्म आता है। ठीक है, मतलब अगर हम रुके हुए चार्ज का स्टडी करें तो इलेक्ट्रोस्टैट, और अगर चार्ज चलने लगे तो वो हमारा आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। और अगर इसमें बेसिक कुछ बात करना चाहें तो बेसिक, ठीक है, तो देखो अगर हम बात करें तो चार्ज में सभी को पता है कि जो एक कूलाम चार्ज होता है, ठीक है, वो एक कूलाम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन से बना होता है? तो ये सब एकदम आराम से स्टार्टिंग में HC वर्मा वगैरह खूब जम के पढ़ता है। ठीक है, क्योंकि उस समय 12 भी पास करना होता है और IIT JEE का जोश भी होता है, तो वहाँ पे लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ते हैं। तो वहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि एक कूलाम जो चार्ज होता है वो चार्ज हमारा इतना इलेक्ट्रॉन से बनता है। ठीक है, साथ ही साथ हम लोग क्या पढ़ते हैं? क्वांटाइजेशन भी पढ़ते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है? उसमें बताता है कि जो हमारा चार्ज होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होता है। यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शन वाले पार्ट में नहीं होगा, हमेशा वो किसी ना किसी क्वांटाइजेशन का रूल का फॉलो करेगा, मतलब वो किसी ना किसी इंटीजर के वैल्यू में होगा। ठीक है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, कुछ ऐसे होगा, ना ही 1.5, 1.2 ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि पता है कि एटम का जो सब पार्टिकल है वो टोटल 3 है। ठीक है, फर्दर अभी डिवीजन हुआ नहीं है। तो 1 कूलम इक्वल टू क्या होता है? 6 नोट्स प्रोवाइड, कोई क्या, चलिए नोट्स आप लोग को बिल्कुल मिल जाएगा सर, नोट्स भी प्रोवाइड कीजिएगा क्या? ये नोट्स आपको जो लिखा जा रहा है स्क्रीन पे, ये तो प्रोवाइड हो जाएगा, लेकिन अगर आपको चाहिए कि थ्योरेटिकल जो आप बोलते हो सर वो भी, ठीक है, तो जब भी कोई थ्योरेटिकल पोर्शन आएगा हम उसमें बोलेंगे, आप लोग लिख सकते हैं, कॉपी कलम रेडी रखिए। ठीक है, और जब भी कुछ भी लिखना हो, जो भी डेफिनेशन वाला पार्ट आते जाएगा, करंट क्या है, चार्ज क्या है, ये सब जिस तरीके से आते जाएगा वो हम बोल के आराम से लिखाते जाएंगे, सेम जैसे कि क्लास में आपका होता है। ठीक है, बाकी ये आपका PDF मिल जाएगा। ठीक है, ओके, कुमार रवीश, ठीक है। चलिए, तो हमारा जो चार्ज होता है वो क्या होता है? वो क्वांटाइजेशन का रूल का फॉलो करता है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि हमारा इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हमारा इंटीग्रल मल्टीपल होता है। अब जैसा कि हम बताएं कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो हमारा सबसे बेसिक क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक सर्किट का। ठीक है, अब क्या होता है कि यही चार्ज अगर किसी वायर के थ्रू, ठीक है, सेम चार्ज अगर किसी वायर के थ्रू मूव करने लगे, हम तो पहले ही बताया कि अगर कोई वायर है उसमें क्या हो कि कोई DQ अमाउंट ऑफ चार्ज है और ये किसी ना किसी DT ऑफ टाइम में क्या करे, थोड़ा सा ये ट्रेवल कर जाए, मतलब थोड़ा सा मान लो कि ये डिस्टेंस थोड़ा सा ट्रेवल कर गया, मतलब इस डिस्टेंस से शिफ्ट होके ये डिस्टेंस पे पहुंच गया। ठीक है, तो अगर चार्ज का मूवमेंट है, मतलब क्या, मतलब ये कि टाइम के साथ चार्ज में कुछ ना कुछ चार्ज के वेलोसिटी या फिर चार्ज का जो प्लेस है उस प्लेस में कोई ना कोई मूवमेंट दिखे। ठीक है, तो उस मूवमेंट की वजह से क्या जनरेट होता है? उस मूवमेंट की वजह से आपका करंट जनरेट होता है। यानी करंट होता क्या है? ठीक है, अगर हम बात करें करंट का, ठीक है,
जैसे अभी देखिए करंट बोल रहा है, ठीक है, उसके बाद क्या बोलने वाले हैं, इसका डेफिनेशन बोलने वाले हैं। तो अगर कोई नोट करना चाहता है तो वो रोक करके नोट करवा सकता है कि सर हम नोट कर रहे हैं, या फिर और जनरली हम इसको रिपीट कर दिया करेंगे ताकि जो नोट करने वाले वो कर सकते हैं। ये बेसिक है, तो अभी हम कोशिश करेंगे कि ये सब टर्म आराम आराम से क्लियर होते रहे, ठीक है। तो जो हमारा करंट होता है वो करंट क्या होता है, ये हमारा होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, ठीक है। तो चार्ज का रेट में, रेट मतलब हमेशा क्या होता है, उसका वैल्यू डीक्यू अमाउंट ऑफ चार्ज है, ठीक है, और dt टाइम में अगर वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज के रेट में अगर चेंजिंग है तो वहां से क्या बनता है, हमारा करंट जनरेट होता है, ठीक है। तो उसमें क्या जनरेट होता है, हमारा करंट जनरेट होता है, ठीक है। अब हम सब लोग जानते हैं कि जो हमारा चार्ज होता है, देखो यहाँ पे एक चीज छोड़े हुए, हाँ, ठीक है। तो चार्ज का जो हमारा ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, कूलम होता है। ये सब तो छोटा बात सबको पता होगा, ठीक है। तो हमारा चार्ज का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या था, कूलम होता है। तो डीक्यू के लिए जो हम लोग ऐसा यूनिट लिखने वाले वो क्या लिखने वाले, कूलम। और टाइम के लिए सबको पता है सेकेंड, और यही C/S हमारा क्या बन जाता है, एम्पियर बन जाता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि करंट का जो ऐसा यूनिट है वो एम्पियर, हमको मिल गया कि I इक्वल टू होता है हमारा dq/dt, ठीक है। अब अगर कोई बोले कि सर इससे चार्ज बताइए निकाल के, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग क्या करने वाले, इस dq को एक साइड सेपरेट करने वाले हैं और इस I और t को क्या करने वाले, मल्टीप्लाई करने वाले, ठीक है। अब आप लोग मैथ में फंक्शन बड़ा एकदम जम के पढ़े होगे, ठीक। तो अगर ये I ऑफ t है तो यहाँ पे जो करंट होगा वो किसका फंक्शन होगा, ये टाइम का फंक्शन होगा, ठीक है, और ये dt। तो इस तरीके से हमारा एक और रिलेशन मिल गया क्या, कि dq इक्वल टू IT इंटू dt। और अब अगर हमको टोटल चार्ज निकालना है तो हमको पता है कि जब भी टोटल का बात होता है तो हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, वहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर दे dq के अलोंग दोनों साइड, तो हमारा क्या लिखाएगा, इंटीग्रेशन I ऑफ t इंटू dt, ठीक है। जिस भी इंटरवल में बोल दे, सपोज बोल दे कि t इक्वल टू 1 सेकेंड से 5 सेकेंड, t इक्वल टू 10 सेकेंड, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, लोअर लिमिट और अपर लिमिट लगाएंगे। यहाँ पे मतलब क्या आएगा, लोअर लिमिट L लिख रहे हैं मतलब लोअर लिमिट, और UL लिख रहे हैं मतलब अपर लिमिट, ठीक है। ये सबका उतना नीड नहीं, इसलिए इसमें उतना सब कुछ नहीं लिखते हुए बता रहे हैं, ठीक है। ओवरव्यू एक तरीके से कर रहे हैं जो आप लोग पहले से पढ़ के आए हुए हो, ठीक है। तो हमारा dq इक्वल टू क्या बन जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ UL दैट इज अपर लिमिट, LL दैट इज लोअर लिमिट, और ये क्या हो गया, I ऑफ t इंटू dt। तो यहाँ से हमारा जो dq का मिलेगा इंटीग्रेशन, इस dq के इंटीग्रेशन को जब हम पूरा होल इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे, ठीक है, इस तरीके का सिंबल क्या बताता है, होल इंटीग्रेशन, ठीक है, जिस भी टाइम इंटरवल में दे रहा है, और यहाँ पे इस तरीके से 0 लगा दिया, इसका मतलब ये होता है कि ये होल इंटीग्रेशन का बात कर रहा है, मतलब जिस टाइम इंटरवल में बता रहा है उस टाइम इंटरवल के लिए पूरा है, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा चार्ज निकल के आएगा वो टोटल चार्ज हमारा क्या बनेगा, सपोज कि वो Q बन गया, ठीक है। तो जो ये टोटल चार्ज Q निकला, ये चार्ज किसके इंटीग्रेशन के बाद आया है, I ऑफ t इंटू dt के इंटीग्रेशन के बाद आया है। लिमिट में क्या आएगा, जो वो लिमिट बोलेगा, ठीक है, जो भी बुक में बोल रहा है या फिर जो भी कहीं कोई भी बोल रहा है कि आपको इस लिमिट में निकालना है, तो ये लिमिट हो जाएगा हमारा लोअर और ये हो जाएगा हमारा अपर। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, किसी करंट के एक्सप्रेशन से जो हम लोग करंट सीखे वापस वहां से हम लोग चार्ज भी निकालने जान गए। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को, ठीक है, नो सर, यहाँ तक क्लियर है सबको, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं क्या, जब हम लोग बात करते हैं करंट हमारा हो चुका है, ठीक है। तो करंट जब हम लोग बात करते हैं तो हमारा करंट कितने टाइप का होता है, तो सब लोग जानते हैं सर करंट तो होता है 2 टाइप का। किस किस टाइप का, तो एक तो होता है सर डीसी करंट और एक होता है एसी करंट। चलो अब ऐसा क्या नीड पड़ गया भाई कि एक डीसी बोलना पड़ गया, एक को एसी बोलना पड़ गया, ठीक है। इसका मतलब करंट होगा वो 2 नेचर का रखता होगा, ठीक है। अगर सपोज करिए कि ये करंट है, इसका मतलब ये है कि इस वर्ल्ड में जो भी करंट एग्जिस्ट करता है वो 2 नेचर का एग्जिस्ट करता है, ठीक है। कौन कौन टाइप का 2 नेचर, एक तो निकलता है हमारा डीसी, ठीक है, डीसी करंट, और एक होता है हमारा एसी। समझने में या फिर थोड़ा बहुत ज्वाइन करने वगैरह में, ये सब में आज डिले क्या होता है, स्क्रीन जूम पे होता है स्क्रीन का। जब हम करंट में आते हैं तो करंट हमारा क्या होता है, 2 टाइप का होता है, एसी करंट होता है, डीसी करंट होता है। सर ऐसा क्या बात है कि 2 करंट बनाना पड़ गया, ठीक है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि ऐसा क्या फेनोमेना है दोनों में, ऐसा क्या खास बात है दोनों में। तो जो डीसी करंट हमारा होता है ना, ये डीसी करंट का प्रॉपर्टी ये है कि ये टाइम के साथ सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है। अच्छा ऐसा बात है क्या, बिल्कुल, ठीक है। डीसी करंट का प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर आप किसी वायर से कनेक्ट कर दिए ना, ठीक है, तो ये सिर्फ एक डायरेक्शन में जाएगा, या तो ये इधर जाएगा या तो ये इधर जाएगा, ठीक है। तो एक टाइम में इसका मूवमेंट सिंगल डायरेक्शन में होगा,
ठीक है। और इसमें क्या होगा कि ये आपका 2 डायरेक्शन में जा सकता है, ठीक है, ये आपका फ्लो कर सकता है 2 डायरेक्शन में, या फिर हम इसको बोल सकते हैं मल्टीपल डायरेक्शन में, ठीक है। पर इसमें ये चीज़ अलाउ नहीं है, एक टाइम में या तो इधर जाएगा और या तो एक टाइम में इधर जाएगा, बस, ठीक है, ऐसा ही है। तो अब देखो, अगर किसी को लिखना है ऐसा डीसी करंट क्या होता है, तो एक करंट विच फॉलो इन ओनली वन डायरेक्शन इज कॉल्ड डीसी करंट, ठीक है। ए करंट विच फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड डीसी करंट। और अगर बात करें एसी का, तो वो करंट जो दोनों डायरेक्शन में फ्लो करता है वो हमारा हो जाएगा एसी करंट, ठीक है। तो ये दो, चलो, तो जो हमारे टाइम के साथ, ठीक है, अगर कोई बात करे ग्राफ के बारे में, तो ये जो ग्राफ होता है ना एसी का, ठीक है, एसी करंट का मतलब आई और टी का ग्राफ, वो या तो आपको साइन के फंक्शन का होगा या तो आपको ये कोस का फंक्शन का होगा, ठीक है। फिलहाल ये किसके फंक्शन का है, फिलहाल अगर हम बात करें तो ये साइनोसॉइडल दिख रहा है, ठीक है, सीधे सिंपल कैसे, क्योंकि जब हम जीरो देखते हैं टी इक्वल टू, तो ये वैल्यू भी क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो ये हमारा जो फंक्शन है फिलहाल के लिए इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, जानेंगे बारी बारी से कि आई एम क्या होता है, ठीक है, ये सब भी जानेंगे। वैसे बहुत लोग है जो 12 में जम के ये सब पढ़ा है और ये सब बहुत लोगों को आ भी रहा होगा। और ये डीसी वाला का अगर ग्राफ के बारे में बात करें कि डीसी वाले में क्या होगा सर, तो डीसी करंट जो होता है ना वो टाइम के साथ कांस्टेंट होता है, इसीलिए, ठीक है, इसीलिए ये टाइम के साथ कांस्टेंट होता है, क्योंकि इसका डायरेक्शन नहीं चेंज करता है। अगर ध्यान दो इसका, तो दिखेगा कि डायरेक्शन ये चेंज किया है। सपोज कि अगर इसको हम पॉजिटिव बोल दे, इसको निगेटिव बोल दे, तो जब ये हमारा टाइम चल रहा था यहाँ तक, यानी कि अगर हम इसको बोले ये टाइम पीरियड है टोटल टी, और इस टाइम पीरियड, इस टाइम के लिए अगर बात करें तो ये है t/2, तो इस हाफ टाइम के लिए अगर हम करंट पॉजिटिव डायरेक्शन, सपोज कि इसको डायरेक्शन वाइज बांट दे, इसको भी पॉजिटिव और निगेटिव, तो इस वाले हाफ साइकिल में करंट ऐसे जा रहा था, ठीक है, और जब ये वाला हाफ साइकिल आया तो निगेटिव डायरेक्शन में फॉलो करने लगा, मतलब करंट ऐसे जाने लगा, ठीक है। तो इस वजह से इसका ग्राफ कैसा दिख रहा है, साइनोसॉइडल दिख रहा है। और इसमें क्या हुआ, ये तो पूरा का पूरा टाइम चाहे जो भी रहे ये फॉलो करेगा, तो या तो ऐसे करेगा या तो ऐसे करेगा, एक टाइम पे एक ही डायरेक्शन में फॉलो करेगा। इसीलिए इसका ग्राफ जो है ना वो हमेशा बुक में ऐसा कांस्टेंट दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पे करंट होता है वो हमारा कांस्टेंट करंट होता है, ठीक है, यही फर्क होता है दोनों में। इसलिए हमको करंट क्या पड़ गया, करंट का नीड पड़ गया कि करंट को कैटेगराइज किया जाए और करंट को बताया जाए कि दो जो अलग अलग तरीके का होता है वो कैसा कैसा होता है। तो अब तक आप लोग को ये समझ में आ चुका होगा कि डीसी और एसी में डिफरेंस क्या है, क्लियर है। तो अभी हमने क्या क्या सीखा, अभी हमने सीखा चार्ज के बारे में, और क्या सीखा हमने, करंट के बारे में सीखा। तो आई होप कि आप लोग इंस्ट्रक्शन को फॉलो किए होंगे और आप लोग के पास पेन और पेपर होगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करने वाले, एक क्वेश्चन देने वाले हैं जिसके बेसिस पे अभी जो भी पढ़ाया गया है उसी के बेसिस पे क्वेश्चन है, बहुत ईजी सा होगा, बहुत लोग आसानी से बना भी देंगे, कोई दिक्कत भी नहीं आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा स्टार्ट होने वाला है। इसमें क्या कहता है कि आपको करंट निकालना है जब आपके लिए चार्ज दे रखा है, ठीक है। तो चार्ज का जो क्यू ऑफ टी का वैल्यू है वो वैल्यू है हमारा 15t³ sin 2πt, ठीक है। ये हमारा एक चार्ज का फंक्शन दे दिया है और इस चार्ज के फंक्शन में आपको पूछता है I 1 सेकेंड इक्वल टू वाट। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि एक चार्ज है जो इस फंक्शन का दिया हुआ है और इस चार्ज के मदद से आपको निकालना है करंट, कब, जब टाइम 1 सेकेंड पे पहुंच जाए, ठीक है। तो बहुत लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो 1-2 मिनट में आप लोग ट्राई कर सकते हैं, फिर हम इसको डिस्कशन भी करेंगे, ठीक है। 45 कुमार रवीश राज 45 बिल्कुल चेक हो जाएगा। कुछ लोग और ट्राई कीजिए इसको, ठीक है। इतना इजी फटाक से 45 तो बहुत ही स्पीड है, एक 90 है। चलिए, तो कुछ लोग का आंसर आने लगा है, हम इसके सॉल्यूशन पे बात करते हैं। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। निधि प्रिया 45, तो 45 45 45 3 लोगों का आ रहा है भाई। और कोई बताओ अगर किसी से बन रहा है 45, यानी ऑलमोस्ट सबका 45 45, ठीक है। हम लोग चेक करेंगे इसको, क्लास में ही चेक कर लेंगे 45 आता है या नहीं। एक 90 है, ठीक है। 45t² cos 2π, अच्छा चलिए कोई नहीं, देख लेंगे। तो करना क्या है, अगर हम बात करें कि इसमें क्या प्रोसेस फॉलो करना है, तो हमारा दिया हुआ है क्या, चार्ज, सिंपल सा। तो हमारा जो गिवन क्वांटिटी है, ठीक है, अगर हम बात करें गिवन का, तो गिवन हमारा क्यू ऑफ टी दिया हुआ है और ये है कितना, 15 है, टी क्यू है, साइन 2πt है, ठीक है।
ये हमारा डाटा गिवन है। हमारा कौन कौन डाटा दिया हुआ है, हमारा चार्ज दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, क्यू ऑफ टी इक्वल टू 15 साइन 2 पाई टी। ठीक है, तो क्या यहाँ पे दो फंक्शन है। अगर हम बात करें किसका, आई का, हमको क्या चाहिए, आई ऑफ 1 सेकेंड का वैल्यू चाहिए, ये हमको नहीं गिवन है। ठीक है, ये हमारा फाइंड करना है। ठीक, तो आई ऑफ 1 सेकेंड निकालने से पहले हमको क्या निकालना चाहिए, आई ऑफ टी निकाल लेना चाहिए। और ये आई ऑफ टी जो ऊपर अभी पढ़े हैं, करंट होता क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, मतलब जो हमारा चार्ज दिया हुआ है उसको हम dt यानी कि dt के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते तो हमारा क्या निकल जाता है, करंट निकल जाता है। क्लियर है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसको हमें t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। क्लियर है। तो जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है वो फंक्शन है क्या, वो है हमारा 15 tq है, उसके बाद क्या है साइन 2 पाई t है। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करने वाले हम लोग dt के रिस्पेक्ट में, हमारा क्या मिल जाएगा, हमारा मिल जाएगा आई ऑफ टी। तो क्या यहाँ पे डिफरेंशिएशन बाय पार्ट्स का रूल लगेगा, क्योंकि यहाँ पे दो फंक्शन है, एक हम लोग को दिख रहा है कि ये u का फंक्शन है और ये v का फंक्शन है। तो u इंटू v के टर्म में है, क्या यहाँ u इंटू v के टर्म में अगर है तो इसका डिफरेंशिएशन बाय पार्ट्स लगाना सही रहेगा। ठीक है, तो बिल्कुल हम लोग यहाँ पे ये अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, तो कितने लोगों के दिमाग में ये वाला बात क्लिक नहीं किया, अगर क्लिक नहीं किया तो अभी से अटेंशन में रहिए, बेहतर होगा। ये कांस्टेंट पार्ट है, ये 15, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या सीधा का सीधा बाहर हो जाता है। ठीक है, तो ये सीधा डिफरेंशिएशन वाले पार्ट से बाहर हो जाएगा। फाइनल जो डिफरेंशिएशन होगा वो कौन सा होगा, ये हमारा होगा टी क्यू, और कौन होगा, साइन होगा, 2 पाई होगा, टी होगा। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में होगा, डी टी के रिस्पेक्ट में होगा। ठीक है, ये बेसिक से पढ़ाने का मकसद यही है कि आप लोग एक एक चीज को अच्छे से सीखें, जिसका वीक भी है वो अब से वीक। अब ये हमारा u इंटू वी का टर्म है, हम लोग क्या करने वाले हैं, अगर a को डिफरेंशिएशन करेंगे तो दूसरे को छोड़ देंगे। अगर हम लोग u का करना चाहते हैं तो u का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 3 इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, और उस टाइम पे साइन 2 पाई टी कॉन्स्टेंट ट्रीट, जस्ट कॉन्स्टेंट के साथ ट्रीट होगा। ठीक है, फिर क्या लिखते हैं हम लोग, प्लस का साइन देते हैं। फिर क्या करते हैं कि जो हमारा u वाला टर्म को अगर डिफरेंशिएट कर दिए तो v वाला टर्म हमारा कांस्टेंट ट्रीट हुआ था। अब क्या होगा कि जो हमारा पहले डिफरेंशिएट हुआ था अब वो रहेगा कांस्टेंट और बाकी दूसरा वाला पार्ट हो जाएगा डिफरेंशिएशन। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, बता दो फटाक से, ये तो याद होगा सबको, कॉस हो जाता है 2 पाई इंटू टी, बिल्कुल। और अब हमारा जब साइन का डिफरेंशिएशन हो गया तो टी का फंक्शन तो यहाँ भी दिख रहा है, मतलब ये भी डिफरेंशिएट होगा। तो ये जब डिफरेंशिएट होगा 2 पाई टी को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारा क्या निकल के आएगा, इंटू 2 पाई। क्लियर है। तो ये हमारा बनेगा पूरा का पूरा कंप्लीट इसका डेरिवेटिव। तो ये जो डेरिवेटिव आया इसको अगर बारी बारी से मल्टीप्लाई करते चले जाएं तो ये 15 इंटू 3 हो जाएगा 45, ये हो जाएगा टी स्क्वायर, और क्या बनेगा साइन 2 पाई इंटू टी, प्लस क्या हो जाएगा 15 टी क्यू, और क्या बनेगा कॉस 2 पाई टी, और इसके साथ ये 2 अगर इसको भी मल्टीप्लाई कर दे इसके साथ तो ये क्या बन जाएगा 15 इंटू 2 हो जाएगा 30। ठीक है, और क्या आ जाएगा 30 के साथ आ जाएगा पाई। ठीक है, तो ये हमारा होगा आई ऑफ टी का वैल्यू। ठीक है, पर हमको ये नहीं चाहिए था, हमको चाहिए था आई ऑफ 1 का वैल्यू। तो ये सबको पता होगा, म्यूट कर लो, किसी का ऑन है लगता है, प्रिंस कुमार। ठीक है, जब पूछना हो तो अनम्यूट कर लो और नहीं तो बाकी टाइम म्यूट रखो ताकि सबको क्वालिटी वाइज मिल सके सब कुछ। ठीक है, 30 पाई बिल्कुल देख लेते हैं शशांक। चलो, तो आई ऑफ 1 निकालना है हमको, मतलब जहाँ जहाँ टी दिख रहा है वहाँ क्या करना है 1 पुट कर देना है। बिल्कुल, तो ये 45 हो गया, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 हो गया, इंटू क्या हो जाएगा साइन 2 पाई का वैल्यू बता दो कोई, उसके बाद 30 हो गया, पाई हो गया, ये टी का क्यू होगा मतलब 1 का क्यू होगा तो मिलेगा क्या 1 मिलेगा, और ये कोस 2 पाई होगा। अब बताओ भाई कि साइन 2 पाई और कोस 2 पाई का वैल्यू क्या क्या होता है। तो साइन 2 पाई का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, चलो अगर इसको हम लोग कर दे 0 तो ये हमारा टर्म क्या बन जाएगा 0 पूरा का पूरा। क्लियर है। और अगर यहाँ पे कोस 2 पाई क्या होता है 1 होता है, तो अगर ये 1 यहाँ पुट कर दे तो ये हमारा टोटल क्या निकल जाएगा, चैट में क्या है, हाँ बिल्कुल 1 है। तो अगर हम यहाँ 1 रख दे तो ये हमारा टोटल क्या बन के आएगा 30 पाई। तो जिसने भी 30 पाई लाया है वो सही है। ठीक है, 30 के साथ पाई भी आएगा निधि प्रियदर्शी। ठीक है, इस 30 के साथ हमारा पाई को नहीं छोड़ना, ये पाई भी रहेगा साथ में। तो हमारा जो आई ऑफ 1 निकला मतलब 1 सेकेंड पे जो करंट का वैल्यू होगा वो होगा 30 पाई।
तो किस तरीके से हम लोग चार्ज और करंट के बारे में सब कुछ समझ गए। अगर ऐसा होता कि हमारा करंट का कोई एक्सप्रेशन दे देता, सपोज अगर क्वेश्चन नंबर 2 होता, कोई आई ऑफ टी दे देता और तब पूछ लेता कोई क्यू ऑफ टी, सपोज करो कि यही होता एक्सप्रेशन, ठीक है, टी क्यू इंटू ई टू द पावर माइनस टी, और तब कोई पूछ लेता क्यू ऑफ टी, ठीक है, या फिर सपोज ये भी पूछ लेता कि आप क्यू ऑफ टी बताइए कब, जब हमारा टी इक्वल टू 0 से जा रहा हो टी इक्वल 1 तक या फिर 2 तक। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि आपको चार्ज का वैल्यू निकालना है किसी वायर में, ठीक है, और वो करंट कब तक फ्लो कर रहा है, वो करंट फ्लो कर रहा है t लेस देन 0 से 2 तक। अब जाके ना मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जब हम लोग पहले पढ़ा करते थे, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, वो सब का मीनिंग अब समझ में आएगा। इसका मतलब ये है कि अगर ये क्वेश्चन रहता, ठीक है, सपोज अगर ये क्वेश्चन रहता और आपसे पूछता है चार्ज बताइए, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते ही दिमाग में क्या क्लिक करता कि किसी ना किसी वायर से करंट फ्लो कर रहा होगा, और ये करंट जब फ्लो कर रहा है ना, तो ये करंट फ्लो कितना देर तक के लिए करवा रहा है, इसको करवा रहा है 0 से 2 सेकंड के लिए, ठीक है। तो टी हमारा क्या हो गया 0, यानी कि जब 0 हुआ इसका मतलब ये लोअर लिमिट का काम करेगा, ठीक है। ये हम लोग किसके लिए बात कर रहे हैं, ये हम लोग बात कर रहे हैं चार्ज के लिए। क्यों? क्योंकि जब हम लोग चार्ज निकालते हैं, ध्यान से देखना, जब हम लोग चार्ज निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं। किस में अप्लाई करते हैं? करंट में अप्लाई करते हैं। तो जब इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं तो हमको क्या चाहिए, एक लोअर लिमिट चाहिए, एक अपर लिमिट चाहिए। इसका मतलब वो जो चार्ज पूछ रहा होगा ना, वो चार्ज किसी ना किसी इंटरवल में पूछ रहा होगा। तो जब इंटरवल में पूछ रहा होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 0 दिख रहा है ये हमारा काम करेगा LL का, मतलब लोअर लिमिट का, और ये काम करेगा एक अपर लिमिट का। U ऑफ टी निकालना है, और ये Q ऑफ टी होता क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कितना बनेगा, 0 बनेगा, अपर लिमिट कितना 2 बनेगा, और ये Q का वैल्यू कितना है TQ, और ये क्या है माइनस टी, और यहाँ पे क्या आ गया DT, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो जाएगा, वापस से ये इंटीग्रेशन होगा। इंटीग्रेशन करके हम लोग इसमें क्या कर देंगे, Q निकाल देंगे, और Q कहाँ से कहाँ तक निकल जाएगा, Q ऑफ टी जो निकलेगा वो किस रेंज में निकल जाएगा, वो हमारा निकल जाएगा 0 से लेके 2 सेकेंड तक, ठीक है। ठीक, तो इस तरीके से हमको कोई भी चीज़ को निकालना होता है। अगर आपका करंट दे दिया तो चार्ज ऐसे निकालना है, और अगर चार्ज दे दिया तो डिफरेंशिएट करके करंट निकालना है। तो क्या अब तक चार्ज से लेके करंट तक में किसी को भी कोई दिक्कत है? इसको सॉल्व कर लेना आराम से घर में, ठीक है, होमवर्क तरीके से हो गया। कोई दिक्कत है किसी को अब तक? अगर किसी का डाउट है किसी भी तरीके से तो अब तक पूछो, नहीं तो हम आगे बढ़ने वाले हैं और नेक्स्ट टॉपिक हमारा आने वाला है वोल्टेज, ठीक है। अब तक चार्ज और करंट का डिस्कशन जितना होना था वो हो गया। क्लियर है? कोई डाउट? क्लियर है ज्ञान प्रकाश। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग सीखने वाले हैं वोल्टेज के बारे में, ठीक है। ये क्या होता है वोल्टेज, ठीक है। कुमार रवनीश, अच्छा रविनीश, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत हो रहा है मेरा, लग रहा है, पता नहीं, अब लिखा हुआ सही है, हम गलत कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो हमारा जो अगला टॉपिक है करंट के बारे में समझ लिए, ठीक है। अब समझने वाले हैं वोल्टेज के बारे में, ठीक है। तो ये सब जो बेसिक है, उसके बाद कोई ये नहीं कहेगा कि सर थेवेनिन जब चलने लगे, हम लोग नॉर्टन चलने लगे, बराबर बात करने लगे, तब हमारा कोई ये ना कहे कि सर हमको ये आता है, सर हमको 12 में प्रॉब्लम है सर, ठीक है। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि जो टॉपिक चल रहा है ना वो ऑलमोस्ट लगभग 10 ही चल रहा है, ठीक है। अगर ओपन माइंड से बोला जाए तो ये पूरा का पूरा 10 चल रहा है, ठीक है। तो वोल्टेज क्या होता है, अगर हम बात करें कि वोल्टेज होता क्या है, तो अभी तो हम लोग चार्ज देखे, करंट भी देख लिए, ठीक है। तो अब अगर हम आपसे पूछे कि ठीक है, एक घर में एक नॉर्मल सा बैटरी है, ठीक है, एक नॉर्मल सा बैटरी लिए, ठीक है। सपोज करो कि हम लोग क्या किए कि ये बैटरी नहीं, पहले तो हम लोग दुकान से लाए एक तार, ठीक है, और लाए एक बल्ब, ठीक है। ये 2 चीज़ हम लोग लेके आए दुकान से, ठीक है। अब हम ये चाहते हैं कि हमारा तार जो है वो मेटल का है, बिल्कुल, ठीक है। तार हम लोग यूज किस मेटल का ही करते हैं जनरली। तो ये तार मेटल का है, तो मेरे माइंड में क्या आ रहा है, मेरे माइंड में आ रहा है सर इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन तो है, बिल्कुल है, ठीक है। अब जो भी, तो फिलहाल टी के रिस्पेक्ट में ये शांत बैठा हुआ है, ठीक है, ये मूवमेंट कर ही नहीं रहा है, तो करंट तो आया नहीं, ठीक है। तो वो जो हम लोग एक्स्ट्रा काउज लगाते हैं ना, जो हम लोग फोर्स एक तरीके से बोल सकते हैं कि जब हम लोग यहाँ पे फोर्स एक तरीके का अप्लाई करते हैं और इसको धक्का देते हैं कि नहीं तुम चलो, तुम फ्लो करो सर्किट में, ठीक है। तो ये सर्किट में क्या होगा, फ्लो करेगा, तभी तो हमारा करंट का फैक्टर आएगा, और करंट आएगा तभी तो हमारा बल्ब ग्लो करेगा। मतलब जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, एक तरीके का फोर्स होता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग वोल्टेज को ही EMF भी बोलते हैं, ठीक है। तो EMF का मतलब क्या होता है, EMF का मतलब होता है E से होता है हमारा इलेक्ट्रो, ठीक है, M से होता है हमारा मोटिव, ठीक है, और F से होता है हमारा फोर्स, ठीक। मतलब क्या, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब वैसा फोर्स जो इलेक्ट्रॉन को मोशन में ला दे, वैसा फोर्स
जो इलेक्ट्रॉन को मोशन में ला दे, उसको हम लोग बोलते हैं ईएमएफ। और वही ईएमएफ इस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का काउज है, और इसी काउज के वजह से इसमें एक करंट फ्लो करेगा, और इसी ईएमएफ को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं वोल्टेज। क्लियर है? इसका मतलब ये सर्किट कंप्लीट तभी होगा जब इसके साथ कोई वोल्टेज आएगा। और हमेशा याद रखना, किसी भी सर्किट में करंट तभी फ्लो करेगा जब वो क्लोज होगा। अभी थोड़ी देर पहले देख रहे थे हम लोग कि सर्किट ओपन था, ओपन सर्किट में कोई करंट नहीं होता है। क्लियर? तो एक और कंसेप्ट है, इसको हम लोग थेवेनिन में यूज करेंगे, ध्यान रखना। सर्किट ओपन रहेगा, बोल देंगे करंट जीरो, तो उसमें बोलना मत कि सर करंट तो यहाँ जाना चाहिए था। ठीक है? तो देखने में छोटा छोटा बात है, पर इस छोटा छोटा बात से बड़ा बड़ा पहाड़ टूटेगा अभी। ठीक है? तो ये धीरे धीरे आने वाला क्लास में सब होते जाएगा। ठीक, तो अभी क्लियर हो गया होगा ये वोल्टेज होता क्या है। तो अगर कोई डिफिनेशन वाइज जानना चाहता है क्या होता है, वैसे तो जनरली 10 में 11 में 10 में 12 में ये सब रहता है। तो वोल्टेज होता क्या है? इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, कोई भी एक यूनिट चार्ज है जिसको हम लोग एक जगह से दूसरी जगह को घिसकाना है, यानी कि चलाना है, मूव कराना है, तो उसके लिए एक एनर्जी चाहिए। और वही एनर्जी जो होता है वो हमारा क्या होता है? वोल्टेज के टर्म में होता है। वो एनर्जी जो क्या होता है, इसका मतलब, इसका अगर हम एक और अल्टरनेट मेथड से बताएं तो एनर्जी पर यूनिट चार्ज, तो एनर्जी को हम लोग किससे बोलते हैं? W से। अगर सोचो कि इस वायर में जो सबसे छोटा पार्टिकल का चार्ज होगा, जो सबसे छोटा चार्ज होगा, उसको सपोज करके नाम दे दिया DQ। अब इस DQ को यहाँ से यहाँ मूव कराने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा वो dW लगेगा। और एक यूनिट चार्ज को हटाने के लिए अगर एक DQ अमाउंट ऑफ चार्ज को हटाने के लिए अगर dW लगता है, तो टोटल जो यहाँ पर हमारा वोल्टेज बनेगा वो क्या बनेगा? dW/dQ। यानी कि एनर्जी रिक्वायर्ड पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड वोल्टेज। ये भी एक अल्टरनेट डेफिनेशन बन जाएगा। कोई दिक्कत है इसको समझने में? तो जो वोल्टेज जो हमारा होता है वो क्या होता है? एनर्जी। ये क्या है? बेसिकली ये एनर्जी है। ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड वोल्टेज। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि ये अगर हमारा एनर्जी है, तो एनर्जी का जो हमारा ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है? जूल होता है। और इसको डिनोट किससे करते हैं? जे से करते हैं। और अभी हम चार्ज के बारे में देखे थे कि हाँ सर, चार्ज का जो डेफिनेशन, चार्ज के डेफिनेशन से हम लोग ये देखे कि चार्ज का जो ऐसा यूनिट आता है वो हमारा कूलम आता है। इसका मतलब V इक्वल टू होता है J/C। और इसी V इक्वल टू J/C को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग वोल्ट। ठीक है, तो इसका ऐसा यूनिट क्या बन जाएगा? वोल्ट। और वोल्ट का ऐसा यूनिट आया किससे है? तो जूल पर कूलम से आया है, यानी जूल पर कूलम इज कॉल्ड वोल्ट। क्लियर? एक लाइन में एकदम। ठीक है, जूल पर कूलम इज कॉल्ड वोल्ट। ठीक है, कोई दिक्कत है अभी तक किसी को? तो ईएमएफ समझ में आ गया। ईएमएफ क्या है? ईएमएफ वही है जो वोल्टेज है, मतलब वोल्टेज को हम लोग ईएमएफ बोल सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलो, तो वोल्टेज समझने में किसी को दिक्कत आया? ये था हमारा वोल्टेज का कंसेप्ट। ठीक है, ये सब एग्जाम में नहीं पूछने वाला। तो हमारा क्या एक्सप्रेशन बना? हमारा वोल्टेज का एक्सप्रेशन बन गया V इक्वल टू dW/dQ। अगर हमको कोई बोले ठीक है भाई, वोल्टेज तो मालूम चला, हमको ये बताओ कि इसमें एनर्जी कितना खर्च हुआ। ठीक है, तो अगर कोई बोले कि इसी वोल्टेज से हमको ये बताओ कि एनर्जी कितना लगा, तो हम क्या कर देंगे? यहाँ है एनर्जी। ठीक है, तो इसको कर देंगे अकेला। कैसे कर सकते हैं? इस dW बराबर क्या बन जाएगा? V इंटू DQ। ठीक है, अब देखना मजा आएगा। dW बराबर क्या हो गया? V इंटू DQ। अब ये बताओ कि ये जो V रहेगा वो किसके फंक्शन में होगा? कोई बताओ तो फटाफट। T के फंक्शन में रहेगा क्या? क्या हम इसको ऐसे लिख दें? V ऑफ T इंटू DQ। क्या ये लिखना सही है क्या? ठीक है, जनरली हम लोग T पढ़ते आते हैं मैथ में, हमेशा लगता है कि यहाँ पे T या फिर X होने वाला है। ठीक है, ऐसा होने वाला है, पर हमेशा याद रखना जो रिलेशन होता है। क्या कमेंट है भाई? नहीं सर, Q होगा, बिल्कुल, निधि प्रियदर्शी। ठीक है, तो पॉइंट हमेशा ध्यान रखना कि जो ये है, ये जो वोल्टेज होगा वो वोल्टेज किसके टर्म में? जनरली हम लोग ये डिफाइन करते हैं किसके टर्म में? चार्ज के टर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे तो चार्ज का फंक्शन होगा, यानी ये वोल्टेज जो होगा ना क्वेश्चन में, वो चार्ज के फंक्शन में होगा। तो हमारा क्या निकला? dW निकला। और अगर हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर दे, ठीक है, तभी तो ये D हटेगा, और ये D हटेगा तो टोटल क्या निकलेगा? एनर्जी निकलेगा। मतलब अगर हम दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा दे तो हमको टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल जाएगा, मतलब W मिल जाएगा। और W जो होगा वो क्या हो जाएगा? वही लोअर लिमिट, और ये हो जाएगा अपर लिमिट, और ये बनेगा क्या? V ऑफ Q का फंक्शन रहेगा ये, इसको इंटीग्रेट करना है DQ के रिस्पेक्ट में, और यहाँ से हमको टोटल एनर्जी मिल जाएगा। किसी भी सर्किट का टोटल एनर्जी कितना होता है या क्या होता है, ऐसा करके कुछ भी कोई पूछे तो वहाँ पे यही जाके एडजस्ट होने वाला है। ठीक है, और इसी एनर्जी को हम लोग जो ऐसा यूनिट है वो किस नाम से जानते हैं? जूल के नाम से। ठीक है, तो इसका मतलब अगर आपको वोल्टेज पता है और अगर आपको चार्ज पता है,
ठीक है, तो उसके हिसाब से आप आराम से एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, वो भी किसका, किसी सर्किट का। तो यहाँ तक हम लोग क्या क्या सीखे हैं, चार्ज सीखे, करंट सीखे, वोल्टेज सीखे, और क्या सीखे, एनर्जी सीखे। ठीक है, अब अगर तुम एनर्जी को अच्छे से जानता है ना तो एक और चीज मुफ्त में जान जाएगा, पता है क्या? ठीक है, वो है तुम्हारा पावर, क्योंकि एनर्जी और पावर भी कुछ इसी तरीके से रिलेटेड है आपस में। ठीक है, तो अगर तुम चार्ज को ये जान रहा है, एनर्जी जान रहा है, तो आराम से पावर को भी जान जाएगा। ठीक है, तो देखो अगर हम बात करें कि अगर नेक्स्ट टॉपिक हम बता दें पावर, ठीक है, कि ये पावर क्या होता है। देखो इधर कैसे कैसे कंसेप्ट बिल्ड हुआ, हम लोग स्टार्ट कहाँ से किए थे, चार्ज से स्टार्ट किए थे, करंट बना, वोल्टेज से स्टार्ट किया, एनर्जी बना, एनर्जी जान गया तो पावर बन गया। देख लो कैसे कनेक्टेड जा रहा है सब कुछ। तो ये होता है अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट का ग्रैप्स। ठीक है, तो अगर हम बात करें पावर का, पावर क्या होता है हमारा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये क्या होता है हमारा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, या फिर एनर्जी पर यूनिट, ये एनर्जी पर यूनिट टाइम। ठीक है, नॉर्मली अगर हम पावर के बारे में बात करें तो पावर क्या होता है हमारा, dW/dt। ठीक है, एनर्जी पर यूनिट टाइम ही हमारा क्या बोला जाता है, पावर। ठीक है, और ये पावर अगर हम डिनोट करें किससे, सपोज कि इसको हम लोग बोल दिए P, तो ये P हमारा क्या बन गया, dW/dt। एनर्जी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड मैनिपुलेशन लगाते हैं और देखो क्या निकल के आता है। एक हमको ये पता है कि जो dW है ना, ये dW, ठीक है, ये dW को हम लिख सकते हैं V/Q × dQ। ठीक है, V/Q × dQ, यानी कि dW इक्वल टू लिखा सकता है क्या, VdQ। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे यूज कर ले, सिंस वी नो डेट dW इक्वल टू VdQ। ठीक है, और अगर हम इसको यूज कर ले इसमें तो देखो क्या बन जाएगा, और ध्यान दो और इसको यूज कर लो यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा पता है, P इक्वल टू V × dQ अपॉन क्या, dt। अब देखो एक और चीज, ये हमारा क्या है, ये रिलेशन क्या है, चार्ज पर यूनिट टाइम, और ये चार्ज पर यूनिट टाइम क्या बनता है, करंट बनता है। इसका मतलब P इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, V × I। क्या बात है, यानी जो पावर तुम एनर्जी के बारे में जान रहा था ना, जो पावर एनर्जी के टर्म में जान रहा था, यानी ये पावर किसके टर्म में, ये पावर है पावर इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एंड टाइम। ठीक है, ठीक है, तो वही पावर अब हम लोग किसके टर्म में जान रहे हैं, वोल्टेज और करंट के टर्म में जान रहे हैं। यानी कि ये इक्वेशन जो हमारा इक्वेशन दिख रहा है, ये जो इक्वेशन है, जो भी इक्वेशन का नाम दे सकता है, सपोज करो फर्स्ट ही अगर नाम दे दे इसको, तो ये जो पावर है, ये पावर किसके टर्म में है, ये पावर हमारा वोल्टेज और टर्म में है, वोल्टेज और करंट के टर्म में। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं पावर इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड करंट। क्लियर। अब देखो अगर बेसिक हम लोग क्या लगा दे, ओम्स लॉ लगा दे, अगर छोटा छोटा फॉर्मूला हम लोग लगा दें ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ के हिसाब से हम लोग क्या जानते हैं, अभी हम लोग ओम्स लॉ अच्छे से पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि ओम्स लॉ यहाँ बता दिया और काम खत्म हो गया। ओम्स लॉ को पढ़ना है, थोड़ा अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो बेसिक ओम्स लॉ जो नॉर्मली सबको आता है, ठीक है, अगर हम वो अप्लाई कर दें तो ओम्स लॉ के हिसाब से हम लोग जानते हैं कि V इक्वल टू क्या होता है, I × R होता है। ठीक है, किसी भी सर्किट में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है, जो वोल्टेज यूज होता है, वो क्या होता है, वो हमारा होता है V इक्वल टू I × R। मतलब जो उसका रेजिस्टेंस है और जो उससे करंट पास कर रहा है, उस दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है वहाँ पे जो वोल्टेज लॉस होता है। क्लियर। ठीक है, तो अगर हम इस V को इसमें यूज कर लें, ठीक है, तो हम जान रहे हैं कि P इक्वल टू क्या होता है, V × I होता है, और V के जगह पे हम लोग क्या कर दे, I को यूज कर ले, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, देखो तो I²R। मतलब एक और पावर का फंक्शन हम लोग जान गए, वो क्या होगा, वो होगा इन टर्म्स ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, यानी ये इक्वेशन किसका बन गया, ये पावर का जो दूसरा इक्वेशन बना, ये बना हमारा बेसिकली ये पावर का तीसरा इक्वेशन बनेगा। देखो एक तो पावर यहीं से बना हुआ है, ये है फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, ये हमारा है फर्स्ट, ये हमारा बन गया सेकेंड, और अब जो बन के आ रहा है वो बन रहा है हमारा थर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो हमारा क्या बन गया, P इक्वल टू I² × R। और इसी को अगर मैनिपुलेट करके हम इसी से क्या निकाल ले, इसी से हम लोग निकाल ले I, तो ये I क्या हो जाएगा, V/R। और इस I को फिर से उस पावर में यूज कर ले जो V × I होता है, तो V तो V अपने जगह पे रख गया, और I के जगह हम लोग लिख देंगे V/R। तो एक और पावर का फॉर्मूला बन के आ जाएगा, और वो फॉर्मूला क्या बनेगा, V²/R। तो इस तरीके से पावर कैलकुलेशन का एक और फॉर्मूला बन गया, जो है हमारा V² × R, और इस तरीके से ये बना चौथा फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो पावर अगर इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज रेजिस्टेंस निकालना है तो ये, पावर इन टर्म्स ऑफ करंट रेजिस्टेंस निकालना है तो ये, अगर आपको नॉर्मल वोल्टेज और करंट पता है तब भी आप VI कर दीजिए। ये सब जब AC पढ़ेगा ना तो मजा आएगा बहुत। ठीक है, उसके बाद जब P
अगर हमको एनर्जी के टर्म में दिया हुआ है तो एनर्जी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। तो इस तरीके से पावर भी हम लोग कैलकुलेशन करना सीख गए। तो क्या अब तक के डिस्कशन में कोई भी टॉपिक में कहीं भी किसी को दिक्कत है तो आराम से पूछ लो, ठीक है, उसके बाद नहीं तो हम आगे बढ़ जाएंगे। तो अगर अब तक कोई डाउट नहीं है तो हम लोग इस पे भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन देख सकते हैं। तो इस तरीके से जैसे हम लोग पीछे यूज किए थे सेम वैसे ही यूज करने वाले हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम करने वाले हैं कंक्लूजन, जो आज का क्लास है, ठीक है, लगभग आप लोग का हो ही चुका है 1.5 घंटा से ऊपर, ठीक है। तो आज का क्लास अभी थोड़ी देर में एंड हो जाएगा। तो आज के क्लास का जो कंक्लूजन है वो कंक्लूजन करते हुए जाएंगे, ठीक है। तो देखो हम लोग अब तक क्या क्या सीख चुके हैं। हम लोग मेनली 2 चीज़ तो सीख चुके हैं। क्या सीख चुके हैं, एक वोल्टेज के बारे में अच्छे से सीख चुके हैं और एक सीख चुके हैं करंट के बारे में अच्छे से, ठीक है। बाकी एक्स्ट्रा में क्या क्या एक्स्ट्रा में जो सीखे वो तो क्या बोलते हैं उसको, वो बोनस है, उसको समझ लो कि वो साथ साथ चलते गया तो उसको सीखते गया। लेकिन हमारा जो टॉपिक लिखा हुआ था सिलेबस में वो लिखा हुआ था वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स के बारे में बताइए। तो हम लोग ये समझ गए कि एक वोल्टेज होता है, एक करंट होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग वहीं पे आने वाले हैं सोर्स, यानी कि अब चलने वाले हैं एकदम अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। जो सिलेबस था, ठीक है, वो सिलेबस में क्या बोला था, सिलेबस में बोला था कि आप बताइए कि वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स क्या होता है, ठीक है, ये बोला था। तो हम लोग वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स रियली में सीख चुके हैं कि क्या होता है, ठीक है। अब अगर बात किया जाए कि सोर्स होता क्या है, तो सोर्स वो होता है जो पावर को जनरेट करता है, ठीक है। अगर हम बात करें सोर्स है क्या, डेट सोर्स डेट जनरेट द पावर, ठीक है। अगर बात किया जाए कि सोर्स होता क्या है, तो सोर्स वो है जो पावर को जनरेट करता है। अभी एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि एक VS था, सर्किट में सप्लाई करवा रहा था करंट को, तो वो क्या था, वो एक काउज था, ठीक है। और उस वजह से वो जो बना उसका नाम क्या रखा गया, सोर्स, ठीक है। तो वहाँ पे क्या वो टर्म होगा, वोल्टेज है तो वोल्टेज सोर्स, और अगर वहाँ पे करंट होता और करंट अगर प्रोवाइड करता सर्किट को एनर्जी तो वो हमारा होता करंट सोर्स। तो सोर्स हमारा क्या होता है, डेट जनरेट द पावर। और अगर बात करें कि लोड क्या होता है, ठीक है, जो हम लोग बल्ब टीवी ये सब यूज करते हैं, तो वो हमारा लोड किस टर्म में डिफाइन होगा, तो लोड टर्म उस तरीके से डिफाइन होगा कि डेट एब्जॉर्ब द पावर। मतलब लोड वो है जो पावर को एब्जॉर्ब करता है, डेट एब्जॉर्ब द पावर, ठीक है। तो लोड वो है जो पावर को एब्जॉर्ब करता है। जैसे वो वाला एग्जांपल क्या था, उसमें एक रेजिस्टेंस लगा हुआ था, पावर को वो अपने में एब्जॉर्ब कर रहा था, इस वजह से वो क्या हो गया, लोड हो गया। तो हम लोग सोर्स समझे, लोड समझे। अब हम लोग आते हैं कि सोर्स होता कितने टाइप का है, ठीक है। ये तो समझ गया कि वोल्टेज और करंट सोर्स भी समझ गए, सिलेबस में इतना ही लिखा हुआ था। लेकिन उससे हम लोग क्या करने वाले, थोड़ा सा बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो जो हमारा सोर्स होता है ना, वो सोर्स बेसिकली 2 टाइप का होता है, ठीक है। बताओ तो कौन कौन सा होता है, सोर्स होता है हमारा 2 टाइप का, बताओ तो कौन कौन सा 2 टाइप का होता है। एसी सोर्स, डीसी सोर्स। और कोई बताओ। एक्टिव सोर्स और पैसिव सोर्स। देखो पैसिव टाइप का तो कोई सोर्स नहीं होता है, पहला बात, ठीक है। पैसिव इलामेंट होता है, एक्टिव इलामेंट होता है। सोर्स कोई पैसिव नहीं होता है, क्योंकि सोर्स का तो मीनिंग ही वही है कि जो एनर्जी को प्रोवाइड करे, और पैसिव का मतलब होता है जो अपने से एब्जॉर्व कर ले, ठीक है। तो देखो हमको पता है कि ये वाला टर्मोलॉजी अब तक किसी का क्लियर नहीं होगा। तो मतलब ये है कि अब हम लोग उस स्टेज पे आ चुके हैं जहाँ से हम लोग 12 से बढ़ने वाले हैं थोड़ा सा आगे, ठीक है। तो जब हम बात किए कि सोर्स कितने टाइप का होता है, तो अगर हम सबसे बेसिक पे जाके बात करें तो सोर्स होता है हमारा 2 टाइप का। एक होता है इंडिपेंडेंट, ठीक है। अब देखो ये नया नया टर्म दिखना चालू हो गया होगा, क्योंकि अब ये सब पहले का पढ़ा हुआ नहीं रहेगा। तो सोर्स जो होता है हमारा वो इंडिपेंडेंट सोर्स होता है, और दूसरा होता है डिपेंडेंट सोर्स, डिपेंडेंट सोर्स। और जो हमारा इजीली डील होता है, मतलब जो हम लोग आसानी से डील कर लेते हैं, वो टॉपिक होता है हमारा इंडिपेंडेंट सोर्स का, यानी कि ये वाला। इसका मतलब ये है कि जब पूरा का पूरा BEE कोर्स चलेगा तो वो BEE कोर्स पूरा का पूरा इसी पे चल रहा होगा, इंडिपेंडेंट सोर्स पे। और जो BEE के बाद का सिलेबस होता है, यानी जो इलेक्ट्रिकल वाला है, जो और डेप्थ में पढ़ता है इसको, वो पढ़ता है डिपेंडेंट सोर्स। और आप लोग को ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ना है, ठीक है, क्लियर है। लेकिन फिर भी अभी जान लेते हैं। तो सोर्स हमारा होता है 2 टाइप का, एक होता है इंडिपेंडेंट, दूसरा होता है डिपेंडेंट। इस इंडिपेंडेंट में हम लोग जो पढ़ते हैं ना, वो होता है 2 टाइप का, और ये होता है आपका वोल्टेज सोर्स, और अब बनता है ये करंट सोर्स, ठीक है। ये हमारा बना वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स, ठीक है, क्लियर हो गया। ये इंडिपेंडेंट के अंदर आता है वोल्टेज सोर्स, और क्या आता है, करंट सोर्स, ठीक है। अब अगर हम इसको फर्दर डिवाइड करें
ठीक है। अगर इसको हम फर्दर कैटेगराइज करें तो और ये कैटेगरी में बटेगा। कैसे कैसे बटेगा जरा देख लो। ये वोल्टेज सोर्स को हम फर्दर बोल सकते हैं कि वोल्टेज सोर्स जो है हमारा वो हो सकता है एक आइडियल वोल्टेज सोर्स। अब देखो यहाँ से याद आ जाएगा सबको, क्योंकि ये सब पढ़ा हुआ होगा, ठीक है। एक होता है आइडियल वोल्टेज सोर्स और एक होता है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। किसी के तरफ से थोड़ा थोड़ा साउंड आ रहा है, कोशिश करो कि इसको म्यूट कर लो और भी डिस्टर्बेंस कम होगा, ठीक है। तो ये आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है एक, ठीक है। और दूसरा होता है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, ठीक है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। सेम उसी तरीके से अगर हम बात करें करंट के बारे में, तो ये जो करंट होता है ये भी फर्दर दो टाइप का होता है। एक होता है हमारा आइडियल करंट सोर्स, ठीक है, शॉर्ट में CS लिखे मतलब करंट सोर्स। और दूसरा होता है प्रैक्टिकल करंट सोर्स, प्रैक्टिकल करंट सोर्स। क्लियर है? तो क्या यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, ये हम लोग का एब्जॉर्ब पावर, डिलीवर्ड पावर, लोड किसको बोलते हैं ये क्लियर हो गया। लोड हम लोग सीख लिए। उसके बाद हम लोग क्या सीख लिए? हम लोग सोर्स सीख लिए, ठीक है। सोर्स में आगे बढ़े। सोर्स में दो कैटेगरी बनता है, एक होता है इंडिपेंडेंट का, एक होता है डिपेंडेंट का। इंडिपेंडेंट में जब फर्दर बढ़े तो ये दो कैटेगरी में बढ़ता है, एक वोल्टेज सोर्स और एक करंट सोर्स। और वोल्टेज सोर्स होता है फिर से दो टाइप का, एक होता है आइडियल, एक होता है प्रैक्टिकल। और करंट भी होता है आइडियल और प्रैक्टिकल। और ये वाला आइडियल प्रैक्टिकल के नाम से सब लोग अच्छे से पढ़ा होगा 11 12 में, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे अपने जरूरत के हिसाब से इसको भी देखेंगे। क्लियर है? और जब अगर हम बात करते हैं डिपेंडेंट सोर्स का, तो डिपेंडेंट सोर्स ऐसे तो है तो आउट सिलेबस इससे, ठीक है। ये BEE के अंतर्गत नहीं आता है, पर फिर भी थोड़ा बहुत जान लो, ठीक है। ये जो डिपेंडेंट सोर्स होता है, ये डिपेंडेंट सोर्स अपने आप में फिर से होता है ये 4 टाइप का, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। इसको आराम से उड़ा देंगे छोटा करके, ठीक है। ये कैसा होता है? ये होता है करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, ठीक है। उसके बाद करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स, ठीक है। 2 टाइप खत्म हो गया। तीसरा टाइप होता है वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। और चौथा टाइप होता है वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, ठीक है। इसको नहीं पढ़ना है, और अगर इसको पढ़ना होता तब फिर और मज़ा आता, क्योंकि डिफ़िकल्टी इधर ज़्यादा चालू होता है। क्लियर है? पर ये हम लोग का, ये इलेक्ट्रिकल वालों का अपना पेपर होता है बाद में, जिसको हम लोग नेटवर्क थ्योरी या फिर इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस के नाम से आगे जानते हैं और आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। और आप लोग का BEE यहीं तक रुकने वाला है। ये 2 कैटेगरी हुआ, इंडिपेंडेंट सोर्स वाला पोर्शन पढ़ना है, ये पूरा का पूरा पढ़ना है, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो अब तक के डिस्कशन में किसी को कोई दिक्कत है? सोर्स वाला टॉपिक आप लोग का हो गया खत्म। कल होगा इससे आगे, और आज का क्लास यहीं पे होता है एंड।